Years, myself, Dr. Rajiv Namdev, Prabhari Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic Mahavidyalaya Indore, welcomes you all students in the subject BME First, that is Basics of Mechanical Engineering First. So, today's chapter is Heat and Work. In the last video, we have seen various definitions like thermodynamics, ऊष्मागतिकी, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, तंत्र, परिसीमा, परिवेश एवं ब्रह्मांड. We have seen types of systems, thermodynamic properties and definitions of state, path, process and cycle, अवस्था, पथ, प्रक्रम एवं चक्र. In this video, we will discuss about heat and work. So, in this section we will study, इस भाग में हम पढ़ेंगे हीट एंड वर्क, ऊष्मा एवं कार्य क्या है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, क्वासीस्टैटिक प्रक्रम क्या है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में जानेंगे और साथ साथ हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिकी साम्यावस्था के बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज हीट या ऊष्मा. Heat is a form of energy that is transferred between system and surrounding by virtue of temperature difference. ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का रूप है जो कि तापांतर के कारण तंत्र एवं परिवेश के मध्य स्थानांतरित होता है. इसको हम सिंपल सी भाषा में समझें तो ये समझें कि जब भी एक तंत्र होगा, सिस्टम होगा और बगल में सराउंडिंग होगी, तो ताप में डिफरेंस यदि होगा, यानी एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर जो है हीट फ्लो होगी. या ये दो सिस्टम के बीच में भी हो सकता है, मतलब ट्रांसफ़र. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट है, ये बेसिकली सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है. इट इज़ कैलकुलेटेड एस, इसकी गणना जो की जाती है टोटल हीट की, इसको कैपिटल क्यू से लिखा जाता है और ये होता है एम सी पी या सी वी. सी एम सहाती है, मास है. सी पी या सी वी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, या तो कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर, या फिर स्थिर आयतन पर, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इंटू डी टी. डी टी मतलब तापांतर. एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है और T1 बड़ा है T2 से, तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, dt, और इसकी यूनिट होगी जूल. इसके बाद में ये है कि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मात्रा सापेक्ष गुण है. आप देखेंगे Q बराबर क्या लिखा है, m, यानी 1 किलो के लिए इतनी, 2 के लिए इतनी, 3 के लिए इतनी, ये मात्रा पर निर्भर करती है. अतः ये एक मात्रा सापेक्ष गुण है. चूँकि ये सिस्टम सराउंडिंग या दो सिस्टम के बीच में चलती है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिट एनर्जी एंड दस क्रॉसेस द बाउंड्री. ये पारवहन ऊर्जा का रूप है, यानी कि ये क्या करता है, बाउंड्री को क्रॉस करता है, इसलिए परिसीमा को पार करती है. ये सिस्टम के अंदर नहीं रहती. इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो कि पॉइंट्स पर या स्टेट पर डिपेंड करती थी, तो वो पॉइंट फंक्शन कहलाते थे और उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता था या निश्चित अवकलन होता था. लेकिन ये पाथ पर निर्भर करती है, इसलिए ये अनिश्चित अवकलन है. एक और चीज़ हम इसके बारे में देखते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में. यदि किसी तंत्र में ऊष्मा जाती है तो वो धनात्मक मानी जाती है, और तंत्र से ऊष्मा निकलती है तो वो ऋणात्मक मानी जाती है. ये साइन कन्वेंशन है कि व्हेन अ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल इफ सिस्टम लिबरेट इट और इट इज कमिंग आउट ऑफ सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव. तो इस पूरी स्लाइड में हमको परीक्षा में आया कि डिफाइन हीट, तो हम पहली वाली लाइन लिखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर के कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या किसी दो सिस्टम के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो हीट कहलाता है.
इसकी कैलकुलेशन Q इक्वल्स टू M CP या CB में से कोई एक इंटू DT डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा सापेक्ष है, और ये ट्रांजिट एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि ये सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होता बल्कि सिस्टम को क्रॉस करता रहता है। और ये पाथ फंक्शन है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पाथ पर निर्भर करती है और अनिश्चित अवकलन है। इस हीट से हमको क्या मिलेगा? कार्य। तो यानी जैसी जैसी हीट है काफ़ी कुछ सिमिलरिटी वही है। पहले हम वर्क के बारे में समझ लेते हैं। वर्क या कार्य, मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि इन मैकेनिक्स वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, दैट इज W इक्वल्स टू क्या होता था? F इंटू डी, इसलिए इसकी यूनिट होती थी न्यूटन मीटर। गौर कीजिएगा, हीट की यूनिट जूल थी और यह न्यूटन मीटर है। ऐसा यूनिट में जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, यानी दीज आर कन्वर्टेबल, बोथ आर सेम। यांत्रिकी में हमने पढ़ा था कार्य को कि ये बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ये देखें। इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज डन बाय अ सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब तंत्र के द्वारा परिवेश पर किया जाता है। यदि पूरा के पूरा प्रभाव जो है, तंत्र के बाहर जो प्रभाव है, वो पूरा के पूरा भार को उठाने में हो। ये कुछ लाइन समझ में नहीं आई, इसको हम चित्र के माध्यम से समझें। आइए, इस चित्र में देखिएगा आप कि ये एक बैटरी है, ये एक सिस्टम है हमारा। इस बैटरी से हमने 2 वायर लिए और मोटर से कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ कि बैटरी से जब मोटर लगाई तो मोटर घूमने लगी। तो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यदि हम यहाँ पर हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर को कनेक्ट करके यहाँ पर ले आए, बीच में एक लगा दें, तो होगा क्या? मोटर के कारण ये एक पुली लगी है और पुली पर ये वजन लगा हुआ, ये क्या ऊपर की ओर उठेगा। तो यदि इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पर हीट एनर्जी हो और उसका पूरा के पूरा जो कार्य हो, एकमात्र प्रभाव क्या हो कि वो वजन को उठाने में हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क। तो ये परिभाषा जो है इस चित्र के द्वारा समझ में आएगी और इसी चित्र को बताया जाएगा। और ये जो चित्र बनाया गया है ये जूल के एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया गया है, जिसमें कि उन्होंने हीट एनर्जी का उपयोग जो है एक पुली लगा करके वेट को उठाने में लगाया था। तो अब इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज डन बाय अ सिस्टम, यानी कार्य सिस्टम कर रहा है किस पर? ऑन द सराउंडिंग, परिवेश पर। तो ऊष्मागतिकी में तंत्र द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है। इफ, यदि, द सोल इफेक्ट, एकमात्र प्रभाव, ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड हैव बीन रेजिंग अ वेट, यदि पूरा के पूरा जो एकमात्र प्रभाव इसके वजन को उठाने में ही लगे, एकमात्र प्रभाव भार को उठाने में हो, तो उसको हम बोलते हैं कार्य, थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में। अब हमने हीट के साइन कन्वेंशन देखे थे, तो हम यहाँ वर्क के भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा हीट मैंने कुछ जैसे बिजली चमकती उस तरह का सिंबल यूज़ किया था, लेकिन वर्क में स्ट्रेट किया। अब हम ये देखेंगे कि यदि सिस्टम, इस चित्र के द्वारा क्या पता लगा कि सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, मतलब वर्क जो है बाहर जा रहा है। तो यदि सिस्टम से वर्क बाहर की ओर जाएगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और यदि सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारा जो आईसी इंजन है उससे हमें वर्क मिलता है, तो आईसी इंजन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, या कार्य उत्पन्न करने वाली इकाई। जबकि वहीं यदि हम पंप या कंप्रेसर को लेंगे तो उसमें हमको घुमाना पड़ता है उसको, मतलब मोटर के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेगेटिव वर्क, या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, या कार्य को अवशोषित करने वाली इकाई। तो साइन कन्वेंशन हीट के हो गए। हीट सिस्टम के अंदर यदि आ रही है तो प्लस, और वर्क बाहर जा रहा है तो प्लस। क्लियर? जबकि यदि हीट सिस्टम से निकले और वर्क दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। एट ए टाइम दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। सो यदि कार्य के बारे में आपको आता है परिभाषा लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं। चूँकि हम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं इसलिए वहाँ से शुरू करते हैं, इससे एक सिनोनिमस बन जाए कि हम, हाँ समझ में आ रहा है कि यांत्रिकी में it is the product of force and distance, so its unit is Newton meter, while in case of thermodynamics units remain same but the work is done by a system on the surrounding, और उल्टा भी कह सकते हैं work is done by the surrounding on a system, इस केस में नेगेटिव होगा। if the sole effect on everything external to the system could have been raising a weight, यही लाइनें आपको याद रखना है। ऊष्मागतिकी में तंत्र द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है या परिवेश द्वारा तंत्र पर,
तंत्र द्वारा परिवेश पर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और परिवेश द्वारा तंत्र पर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यदि तंत्र का बाहर एकमात्र प्रभाव भार को उठाने में हो। यहाँ पर उठाने में है तो मतलब तंत्र परिवेश पर कर रहा है, यदि वजन नीचे आए और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो वो क्या हो जाएगा, परिवेश जो है वो तंत्र पर कर रहा है, उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। कार्य के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर एक डायग्राम बना है जो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, आयतन है और यहाँ पर दाब है। यहाँ पर एक आई करके इनिशियल अपना पॉइंट है, इनिशियल स्टेट है, और दूसरी है एफ करके फाइनल स्टेट है, आई और एफ। अब इस आई और एफ के बीच में हम देखेंगे, हमने पहले वाले केस में देखे हम कि इस केस में हम आई से पहले हम हॉरिजेंटली जा रहे हैं, इसके बाद फिर वर्टिकली जा रहे हैं। तो इस केस में जो एरिया होगा अंडर द कर्व इस लाइन का वो क्या होगा, इसकी यदि हम लंबाई देखें तो वी आई माइनस वी एफ होगा, चूँकि वी आई जो है आपका बड़ा है और वी एफ जो है छोटा है, तो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा नेगेटिव, और चौड़ाई देखें तो क्या होगी पी आई इनिशियल प्रेशर, तो ये माइनस में होगा पी आई वी एफ माइनस वी आई। अब यदि देखिए हम दूसरे तरीके से चलते हैं कि पहले हम आई से चलें वर्टिकली और फिर जाएं हॉरिजेंटली, तो अब एरिया अंडर द कर्व जो येलो कलर दिख रहा है ये आपका बढ़ गया। इस केस में क्या हुआ कि वी आई माइनस वी एफ है, लेकिन वी एफ माइनस वी आई होता है फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि वी आई बड़ा है वी एफ से। लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर जो है लंबाई पी आई की जगह क्या आ गया पी एफ। एक्चुअल में दोनों तरीके से वर्क नहीं होता, जब हम कोई भी कार्य करते हैं कुछ इस तरीके से होता है, कर्व के रूप में जाती है लाइन, तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो इसमें निकलेगा माइनस, चूँकि माइनस में ही है क्योंकि वी आई जो है वो बड़ा है, ये कंप्रेस हो रहा है, दबाव हो रहा है, या टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस में है। यदि ये उल्टा कर दें कि हम आई ऊपर ले लें और एफ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर माइनस का मतलब हम समझ चुके हैं, माइनस यानी कि सिस्टम पर कार्य हो रहा है, प्लस मतलब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है वो इंटीग्रेशन का सान वी आई से वी एफ और पी इंटू डी वी ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप तीनों के केस में देखिए कि हमने क्या यूज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पहली चीज़ तो, और उसमें भी हमने ये निकाला कि वर्क जो है वो बेसिकली रास्ते पर निर्भर कर रहा है कि पहले अपन आड़े में जाते हैं फिर खड़े में जाते हैं, दूसरे केस में पहले खड़े में जाते हैं फिर आड़े में जाते हैं, पहुँच हम वहीं रहे आई से शुरू होकर एफ पर, या तीसरे में हम कर्व से जाते हैं। तीनों केस में जो शेडेड एरिया है येलो कलर वाला वो अलग अलग है, यानी कि कार्य किस कर रहा है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। यदि आपको इंदौर से भोपाल जाना है, आप बस से जा रहे हैं तो 180 किलोमीटर है, ट्रेन से जा रहे हैं तो 200 से ऊपर है। तो इस प्रकार कार्य को किस रास्ते से किया जा रहा है ये कार्य पर निर्भर करता है, इसलिए वर्क क्या हुआ अपना पाथ फंक्शन, और ये क्या होगा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल या अनिश्चित अवकलन, यानी जैसा ऊष्मा में था वैसा ही वर्क होगा। ये इनकी सिमिलरिटीज़ है। अब हमने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फिगर शोन आर प्लॉट्स ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जो दिखाए गए चित्र हैं वो दाब बनाम आयतन के आरेख है, 3 है। पीवी या फिर टीएस, यानी एक्स एक्सिस पर क्या ले लें हम एस एंट्रोपी और वाई पर ले लें टी। पीवी और टीएस डायग्राम्स आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस पर्पजेस। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए हम पीवी तथा टीएस आरेखों का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है कार्य की गणना करने के लिए। हेयर पीवी डायग्राम, यहाँ पर केवल पीवी डायग्राम लिया गया है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय लुकिंग एट द एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पीवी आरेख का उपयोग प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य की गणना के लिए किया जा रहा है, जो कि वक्र के अंदर का क्षेत्रफल है। और इस चित्र को देख करके हमने देखा कि W2 बीच वाला जो है वो सबसे बड़ा है, कार्य सबसे ज़्यादा किया जा रहा है सिस्टम पर, माइनस में है मतलब सिस्टम पर किया जा रहा है। उसके बाद W3 है और सबसे कम जो है वो W1 है। सिंस इट डिपेंड्स ऑन पाथ, अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ये पथ पर निर्भर कर रहा है, देयरफॉर इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, अतः ये एक अनिश्चित अवकलनीय है। इसको हम डेल से लिखेंगे, डी से नहीं। और पढ़ते हैं हम आगे। अभी हमने देखा है कर्व, अब हमने यहाँ इसको उल्टा कर दिया जिससे पॉजिटिव आ जाए आपका
अदरवाइज आप अभी नेगेटिव नेगेटिव, तो आई जो पहले नीचे थी अब हमने उसको 1 2 से बता रहे हैं। 1 इनिशियल है और 2 जो है फाइनल है। सपोज वर्क कोई प्रोसेस इस प्रकार से चल रही है 1 से 2 की ओर, उसको हम देखें एक्चुअल में चल कैसी रही है कि ये एक हमारा पिस्टन है, इसके अंदर सिलेंडर है और पिस्टन जो है हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर है, इसके अंदर गैसेस भरी हुई है। अब यदि हम यहाँ से पिस्टन को जो पकड़ के रखा है उसको हम छोड़ दें, तो छोड़ें, बहुत धीरे धीरे छोड़ें, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है हमारा पिस्टन जो है राइट की ओर आएगा, धीरे धीरे आता जाएगा और आखिरी में जो है 2 पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब एरिया अंडर द कर्व यदि हमें वक्र का निकालना हो तो हमने ये इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि हम एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं, सपोज dv वॉल्यूम की, या यहाँ पर हम देखें सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में तो dx लेंथ की मान लें, तो इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है सपोज p मान लें, तो डेल डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, स्मॉल p इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम। आइए अब हम इसको देखें, यहाँ पर एक नया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रक्रम, ये प्रक्रम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, बट हम इसमें निकाल रहे हैं कार्य कि कार्य कैसा हो रहा है। वर्डन इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये क्वासी स्टैटिक प्रक्रम में कार्य क्या होगा कि मान लिया कि हमने जो छोटी सी स्ट्रिप है उस पर प्रेशर P है, एरिया A है और डिफरेंस लेंथ जो है वो dx है, तब फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स हो जाएगा। तो वर्डन हम जब निकालेंगे, चूंकि छोटी सी स्ट्रिप है तो ये डेल डब्ल्यू लेंगे, हम डब्ल्यू नहीं लेंगे, डेल डब्ल्यू जो मैं बोल रहा था, डेल डब्ल्यू मतलब अनिश्चित अवकलन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हो जाएगा हमारा f इंटू डिस्टेंस, ये हम पढ़े ही हैं, तो f इंटू डी एक्स। अब f को रखे जाके रखे हम p इंटू ए इंटू डी एक्स, तो एरिया इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम dv। तब हम इसको यदि हमें पूरा चाहिए एरिया तो हम कैपिटल W बराबर क्या कर देंगे, डेल डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 2 p dv। तो दिस इज द वर्डन इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो अभी हमने जो पढ़ा वर्क के बारे में, पहले हम उसके बारे में जाने। पहले हमने वर्क की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी कि थर्मोडायनामिक्स में जो होता है, यदि सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पे कार्य किया जाए तो उसका पूरा प्रभाव, एकमात्र प्रभाव ये होना चाहिए कि वो भार को उठाए। साइन कन्वेंशन देखे कि सिस्टम से निकलेगा कार्य तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम पर किया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमने कार्य को डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा कि देखिए कि ये कार्य जो है हमारा पाथ पर निर्भर कर रहा है, अतः ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और एक प्रोसेस जो कर्व वाली हमने ली थी, इंटीग्रेशन पी डी वी कैसे आता है, ये हमने यहाँ पर जाना। अब हम ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करें, चूँकि देखिए आप सिलेंडर पिस्टन वर्क कर रहा है, यानी एक्चुअल में कार्य हो रहा है और ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में देखें। क्वासी स्टैटिक प्रक्रम जो है इसको हम रिवर्सिबल या प्रतिक्रम प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। A quasi-static process is defined as a process in which the properties of the system, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है, P1 V1 प्रेशर एट पॉइंट 1, वॉल्यूम एट पॉइंट 1, ये कहाँ पे अब अपनी डेविएट हो रही हैं, कहाँ तक, पॉइंट 2 तक, P2 और V2 में, प्रेशर एट पॉइंट 2, वॉल्यूम एट पॉइंट 2। इट डिपार्ट इनफाइनेटिसिमली, इसको पढ़ लीजिए इंग्लिश में जो लिखे, इनफाइनाइटसिमली, इनफाइनेटिसिमली बोलते हैं इसको। इसका मतलब हिंदी में होता है अति सूक्ष्म। यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें तंत्र के गुणों में परिवर्तन, अब P1 से P2, V1 से V2 की ओर आप आ रहे हैं तो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो ये ऊष्मागतिकी साम्य पद से अति सूक्ष्म रूप में हो। अब यहाँ पर एक नई टर्म मिल गई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है या ऊष्मागतिकी साम्य, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट अभी डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लें हम कि जिसमें तंत्र के गुणों में परिवर्तन ऊष्मागतिकी साम्य पद से अति सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस पूरी डेफिनेशन में, या इनफाइनेटिसिमली। इसका मतलब अपन समझते हैं क्या है कि जब हमारा पिस्टन बाहर की ओर आ रहा हो, ये जो अभी आपने देखा पिस्टन आ रहा है राइट हैंड की तरफ, ये इतना धीमे धीमे चले कि यदि आप इसको ऑब्जर्व ना कर पाएँ, आप इसको देख ही ना पाएँ, इतना स्लो चले। जैसे कि अब अपन देखें, यदि सपोज कोई ब्रिज बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, तो हम उसको है ना रोज़ वहाँ से निकले तो हम देखते हैं यार इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, गड्ढे खुद रहे हैं, गड्ढे खुद रहे हैं, गड्ढे खुद रहे हैं, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, जब तक कि स्ट्रक्चर नहीं बनता, प्लिंथ लेवल तक नहीं आता। तो प्लिंथ लेवल तक जो काम होता है वो क्या होता है, इनफाइनेटिसिमली,
नींव जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार से वर्क जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनेटेसिमली, अति सूक्ष्म रूप से हो। अति सूक्ष्म रूप का मतलब ये है कि हम उसको महसूस ना कर पाए, ऑब्जर्व ना कर पाए। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है अब कि घर्षण नहीं है, क्योंकि घर्षण होता तो रोक लगती तो आपको दिखता वहाँ पे। तो इस प्रोसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है। दूसरा, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो बहुत ही इनफाइनाइट है, तो हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। और तीसरा, कि कोई भी स्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है। नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम ऑब्जर्व्ड। तो इस प्रकार से ऐसी कोई प्रोसेस होती है तो उसको हम बोलते हैं कासी स्टैटिक प्रोसेस, या रिवर्सिबल, या प्रतिक्रम्य प्रक्रम। प्रतिक्रम्य के लिए कंडीशन क्या क्या हो गई, ये तीनों हो गई जो कासी स्टैटिक की हैं। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए थ्रू इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम्स, और इसके बाद इस तंत्र में कोई भी जो आपका कोई भी चेंज है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट लाइन देखिए अब आप, ऑल प्रोसेस इन नेचर आर नॉन कासी स्टैटिक। प्रकृति में समस्त प्रक्रम नॉन कासी स्टैटिक, इरिवर्सिबल या अति प्रक्रम में होते हैं। मतलब अब आपको ये लास्ट लाइन सुन के लगा कि सर जब प्रकृति में समस्त ऐसे होते हैं तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी 1 to 2। अब इसको हम धीरे धीरे लगाते जाएंगे कि कौन कौन से चेंज हो रहा है इरिवर्सिबिलिटी में, उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इनिशियली पढ़ते हैं रिवर्सिबल या कासी स्टैटिक। इसके बाद फिर हम जाते हैं हमारी जो एक्चुअल प्रोसेसेस हैं अप्रतिक्रम या नॉन कासी स्टैटिक पर। तो यहाँ तक था हमारा वर्क का। तब हम हीट ऑफ वर्क के बारे में शॉर्ट में देख लें। कभी कभी परीक्षा में ये भी आता है, प्रश्न ये आता है हीट को परिभाषित करें, आप आसानी से कर सकते हैं। कार्य को परिभाषित करें, आप कर सकते हैं। कासी स्टैटिक को आप बता सकते हैं उसके बारे में लिख के और उसके वर्क डन कैलकुलेट करके। अब कभी कभी ये आता है कि आप इनके बीच में सिमिलरिटी लिखें, समानताएं लिखें, या डिसिमिलरिटी लिखें, असमानताएं लिखें। तो यहाँ पर इसमें टेबल के माध्यम से बताया गया पहले समानताओं के बारे में कि बिहेवियर या व्यवहार इसका क्या रहता है कि इट एग्जिस्ट इन ट्रांजिट एंड नेवर कंटेन्ड इन सिस्टम। ये जो है पारवहन प्रकृति, यानी कि पारवहन प्रकृति यानी कि सिस्टम को क्रॉस करने की प्रवृत्ति रहती है, और ये सिस्टम में कभी नहीं होती। तो सिस्टम में क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। अभी के लिए कि तंत्र में ये नहीं होती है, बल्कि ये तंत्र से निकलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। परिसीमा के बारे में क्या है इसका कि ये पारगमन है, ये क्रॉस करती है परिसीमा को, दोनों चीज़ें हीट और वर्क। तीसरा, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, यानी किस रास्ते से जा रहा है उस पर निर्भर इनकी मात्रा करेगी कि कम होगी या ज़्यादा होगी। इसलिए इनका अवकलन जो होगा डिफरेंशियल वो अनिश्चित होगा। इसको हम बताएंगे डेल क्यू और डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल क्यू क्यों बताते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनिशियल से फाइनल तो कितना चेंज हुआ। तो चेंज जब भी आएगा तो या तो डी से बताते हैं या डेल से। डी से बताएंगे तो वो निश्चित अवकलन होता है जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, वाल प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ। जबकि यहाँ पर जो हीट एंड वर्क है ये इनएग्जैक्ट है, इनको हम डेल से लिखेंगे। ये चार इसकी समानताएं हो गई हैं। अब हम इसकी असमानताएं देखें। असमानता में तापांतर किस में ज़रूरी है, ऊष्मा में। ऊष्मा तभी होगी फ्लो, जबकि हीट तभी फ्लो होगी जबकि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जबकि वर्क के लिए यह ज़रूरी नहीं है। ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। दूसरा, इसका इफेक्ट देखें तो इफेक्ट क्या है वर्क में कि सोल इफेक्ट कुड बी रेजिंग और लोअरिंग अ वेट। मतलब पूरा का पूरा जो इफेक्ट होगा वो भार को उठाने या गिराने। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था भार को उठाने में, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा था। अब यदि मान लीजिए लोअर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रही है। समझ गए। तो यहाँ पर सोल इफेक्ट क्या है, ये या तो भार को उठाने या गिराने का पूर्ण प्रभाव हो, एकमात्र प्रभाव हो। जबकि यहाँ पर जो है वो क्या है कि इसके अलावा भी परिवेश में कई अन्य प्रभाव देखे जा सकते हैं कि हीट जो फ्लो हो रही है वो कंडक्शन से हो रही है, रेडिएशन से हो रही है, तो कन्वेक्शन से हो रही है, संचालन संवहन विकिरण कैसे हो रही है, वो प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद इनके सिंबल और चिन्ह में, इसको क्यू से बताते हैं जूल में, इसको डब्ल्यू से बताते हैं न्यूटन मीटर में।
तो यहाँ जा कर के हम जो हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले थे वो होता है कंप्लीट। लेकिन अभी इससे ही एक लिंक बनी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है या ऊष्मागतिकी साम्य, जो कि हमने देखा था क्वासी स्टैटिक प्रक्रम में एक टर्म है। और दूसरा ये कि जब ये हीट और वर्क दोनों सिस्टम से बाहर रहती है तो सिस्टम में कौन सी रहती है, हम उस डेफिनेशन को भी पढ़ना चाहेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी के बारे में जाने। यदि मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है तो उसमें टोटल एनर्जी रहेगी, वो सम रहेगी आंतरिक ऊर्जा उसकी प्लस पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक के गतिज ऊर्जा। तो ऊष्मागतिकी तंत्र में कुल ऊर्जा जो रहती है वो आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है। ये इट इज द, इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब यहाँ पर ये जो यू आया है या आंतरिक ऊर्जा है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज कि इंटरनल एनर्जी और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी यू इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी और सिस्टम। किसी भी तंत्र में ये होती है पजेस्ड बाय, जबकि आप देख रहे थे हीट और वर्क जो है सिस्टम के अंदर नहीं होते, वो क्रॉस करते रहते हैं, ये सिस्टम के अंदर होती है। तो इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी और सिस्टम। क्यों? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। आंतरिक ऊर्जा किसी भी पिंड अथवा तंत्र में अणुओं की व्यवस्था एवं गति के कारण निहित ऊर्जा है। तो ये तंत्र की निहित है, तंत्र के अंदर है, ये तंत्र को क्रॉस नहीं कर रही है। और इसमें जो है हम देखें हीट के केस में या थर्मोडायनामिक्स के केस में पोटेंशियल और काइनेटिक तो नेग्लिजिबल होते हैं, मेन जो रहता है वो इंटरनल एनर्जी रहता है यू, जो कि अणुओं के व्यवस्था और गति, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब ये आपने हीट और वर्क में देखा वो पाथ पर निर्भर करते थे, तो पाथ फंक्शन थे, ये पॉइंट पर निर्भर करेंगे। ये पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं तो ये बिंदु फलन है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो पॉइंट फंक्शन के बारे में जाना था कि प्रेशर हमारा पॉइंट फंक्शन है, और चूंकि ये पॉइंट फंक्शन है इसलिए इनका निश्चित अवकलन है। तो अब देखिए यहाँ पर, वहाँ पर हम डेल लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं डी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। क्योंकि हो क्या रहा है, किसी भी सिस्टम को हम क्यू दे रहे हैं और वर्क ले रहे हैं, लेकिन क्यू और डब्ल्यू दोनों बराबर नहीं है, अंतर है। तो जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर वो ऊर्जा है। दिस इज डी यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू और जूल में होगा। जबकि ये कुल ऊर्जा में परिवर्तन था, यहाँ पर यूनिट मास यानी 1 किलो के लिए है, तो इसके लिए हम लेंगे डी यू बराबर सी भी डी टी। अपन ने पढ़ा था क्यू क्या है एम सी बी डी टी, तो डी यू क्या हो जाएगा सी भी। वो उसमें क्यू में सी पी भी आ सकता है, सी बी भी आ सकता है, लेकिन इसके केस में क्या आएगा केवल सी भी, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है ये। तो डी यू बराबर क्या होगा सी वी डी टी। स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको हम कैपिटल सी और सफिक्स में लगाते हैं वी फॉर वॉल्यूम। तो डी यू बराबर हो जाएगा सी वी डी टी और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर के जी। अब ये आंतरिक ऊर्जा तो हो गई। यदि सिस्टम हमारा बंद रहा तो आंतरिक ऊर्जा होगी, लेकिन यदि हमारा सिस्टम ओपन हो गया जिसमें कि मास भी क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ एक और चीज़ जुड़ जाएगी, वो मिलकर के बनाएगी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को भी हम पढ़ते हैं। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो वर्क। फ्लो वर्क हम बोलते हैं प्रवाह कार्य। जैसे मान लीजिएगा कि हम हमारे ऑटोमोबाइल की बात करें, तो ऑटोमोबाइल इट इज एन ओपन सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है हम फ्यूल को डालते हैं और साथ में उसमें से स्मोक के रूप में वो एग्जॉस्ट से निकल जाता है। तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है उसका यदि हम गुणा कर दें तो उसको हम बोलेंगे फ्लो वर्क। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो एंथैल्पी के बारे में हम देखें, ऊष्मागतिकी तंत्र में एंथैल्पी जो होती है वो आंतरिक ऊर्जा एवं प्रवाह कार्य के योग के बराबर है। तो दैट इज कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा आपका यू इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी। दिस इज द दाब एवं आयतन का गुणनफल, इसको हम क्या बोलते हैं प्रवाह कार्य के योग के बराबर है। तो हमको ये समझ में आ गया कि अब इसका मतलब हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्लोज सिस्टम के लिए होगी, जबकि एंथैल्पी होगी वो आपकी ओपन सिस्टम के लिए होगी। क्लोज और ओपन सिस्टम के बारे में हम प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं। क्लोज सिस्टम कौन सा है, जिसमें कि केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओपन जिसमें कि एनर्जी के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। आप देखिए
इंटरनल एनर्जी जो थी वो केवल सिस्टम की बात कर रहा था, जबकि ये सिस्टम चूंकि मास बाहर निकल रहा है तो सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य संबंध बताती है। आप गौर करिएगा कि सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी और सिस्टम के अंदर बाहर जो हो रहा है वो क्या हो गया अपना हीट या वर्क, और इसके साथ में चूंकि मास भी फ्लो हो रहा है इसलिए ये भी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करता है। क्यों? प्रवाह कार्य के कारण। तो प्रवाह कार्य और इंटरनल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। चूंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं पॉइंट फंक्शन तो इनका सम भी क्या होगा? पॉइंट फंक्शन, और ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। यहाँ पर h का फार्मूला क्या होगा? u प्लस पी वी, ऊपर भी लिखा हुआ है ये जूल में, और dh जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप, dh जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? cp। आपने देखा होगा du क्या था? स्मॉल du, cv तो v था वो वॉल्यूम के लिए, ये है प्रेशर के लिए p या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो dh बराबर होगी cp dt जूल पर kg। तो इस प्रकार से हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में आपस में बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या है? तंत्र की कुल ऊर्जा, जबकि एंथैल्पी क्या है? तंत्र एवं परिवेश के मध्य संबंध। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम, जबकि एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो अणुओं की व्यवस्था एवं गति के कारण होती है। इट इज ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, जबकि यहाँ पर ये जो होते हैं खुले तंत्र में, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क ऑफ ओपन सिस्टम, यानी आंतरिक ऊर्जा एवं प्रवाह कार्य के योग के बराबर होती है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होती है, डी यू बराबर सी वी डी टी स्थिर आयतन में, जबकि ये स्थिर दाब में होती है कांस्टेंट प्रेशर में, डी एच बराबर सी पी डी टी। फार्मूले डी यू बराबर क्या होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू किलो जूल या जूल, एच बराबर होगा यू प्लस पी वी किलो जूल या जूल। तो इस तरीके से हमने इंटरनल एनर्जी की परिभाषा जानी, एंथैल्पी की जानी, और इन दोनों में अंतर भी जाना। आखिरी में हम इस वीडियो में देखते हैं जो क्वासिस्टेटिव प्रोसेस में आया था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था क्या है, इसके बारे में जाने। तो अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक तंत्र ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में होगा इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि यह यांत्रिक, तापी एवं रासायनिक साम्यावस्थाओं की शर्तों को पूरा करता हो। अब ये कुछ अधूरी सी डेफिनेशन लग रही है क्योंकि अब हमको ये तीन साम्यावस्था है तो तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये यांत्रिक साम्यावस्था क्या होती है? जिसमें कोई भी असंतुलित बल नहीं हो, नो अनबैलेंस फोर्स। तापी साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कि परिवेश के अंदर तापक्रम में एक रूपता हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर इनसाइड विथ सराउंडिंग्स हो। और रासायनिक साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, एब्सेंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा सिस्टम जो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर दो चीज़ों में समझ लीजिए आप, एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, एक थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या है? बड़ा वाला। थर्मोडायनेमिक के अंदर तीनों आ रहा है। थर्मल मतलब केवल तापक्रम की बात हो रही है, और थर्मोडायनेमिक में क्या हो रहा है? तापक्रम की भी हो रही है, बल की भी हो रही है और केमिकल रिएक्शन की भी हो रही है। तो ये भी डेफिनेशन आती है, डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक तंत्र ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में होगा यदि यह यांत्रिकी, तापी एवं रासायनिक साम्यावस्थाओं की शर्तों को पूरा करता हो। तो आपको ये शर्तें बताना पड़ेंगी कि कोई असंतुलित बल ना हो, परिवेश के अंदर तापक्रम में एक रूपता हो और कोई भी रासायनिक क्रिया ना हो। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में देखा हीट एंड वर्क क्या है, ये पाथ फंक्शन है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर नहीं रहते, ये आते और जाते रहते हैं। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस में हमने वर्णन को निकाला, तो इस प्रक्रम के बारे में जाना। ये प्योरली थ्योरेटिकल है, रिवर्सिबल है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी है कि फ्रिक्शन नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इनफाइनेटेसिमल होगा, स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं दिखेगा। फिर हमने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में जाना। ये भी परिभाषाएं हैं कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी जो होता है Q माइनस डब्ल्यू और एंथैल्पी होता है U प्लस पी वी। इंटरनल एनर्जी प्लस
फ्लो वर्क, और आखिरी में हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी के नियम, जो कि BME फर्स्ट में है। केवल 2 ही नियम हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, हम 2 नियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।